अस्सलामुअलैकुम सामीन। सफ़र है ज़िंदगी के साथ शौकत मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, ज़िंदगी का ये सफ़र जब शुरू होता है तो उस वक्त हम दुनिया व माफिया से बेखबर होते हैं। सिवाय रोने और खाने पीने के हमें दूसरी किसी चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। ये सफ़र जब आगे बढ़ता है तो फिर हमें तालीम और गम रोज़गार से पाला पड़ता है। और ये सफ़र अगर दुनियावी एतबार से हर चीज़ मुयसर हो तो बहुत खुशगवार होता है, और अगर इसमें कोई कमी हो तो ये सफ़र बहुत कठिन और दुश्वार होता चला जाता है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर इसको रब कायनात के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारा जाए तो यकीनन बहुत खुशगवार होती है। और अगर उसकी हुक्म अदूली की जाए तो ज़िंदगी का ये सफ़र मुश्किल क्या, मुश्किल तरीन हो जाता है। आज अपनी ज़िंदगी के सफ़र की कहानी बयान करने के लिए जो अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उनका काम भी बहुत बड़ा है और उनका नाम भी। लेकिन हर इंसान की सामीन हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में बहुत सामीन हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाए कि ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि उसके बाद भी उसका नाम रोशन रहे। तो ये शख्सियत जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया है कि ना सिर्फ मुल्क, ना सिर्फ दुनिया, बल्कि अपनी आखिरत भी संवार ली है। उन्होंने कुरान इन्होंने कुरान करीम का पोठोहारी ज़ुबान में तर्जुमा किया है, जिससे ख़ास तौर पर ख़ित्ते पोठोहार में बसने वाले लोगों को कुरान हकीम समझने में बहुत फ़ायदा होगा और बहुत आसानी होगी। आप यकीनन पहचान चुके होंगे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ इस प्रोग्राम में ऐसे अजीम लोग अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बात करने के लिए मौजूद होते हैं, जिनके शायान शान मेरे अल्फाज अपनी हैसियत खो देते हैं, क्योंकि उनका नाम और उनका काम बहुत अजीम होता है। मोहम्मद शरीफ शाद साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। जी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आज आप हमारे साथ सफ़र है ज़िंदगी में शामिल हैं, अपने ज़िंदगी के सफ़र हाल को बयान करने के लिए कि ज़िंदगी का सफ़र अपनी याद के मुताबिक कहाँ से शुरू हुआ और किन किन मराहिल से गुज़रता हुआ आज आपको ऐसे मोड़ पर ले आया है कि आपने दुनिया को जन्नत बना लिया है। बहुत शुक्रिया। मैं तहसील गुजर ख़ान में एक गांव है जज्जा, वहाँ पर 1947 में मैं पैदा हुआ और आम घराने में पैदा हुआ। वहीं अपने स्कूल जो अपने गांव का स्कूल था, उस स्कूल में मैंने प्राइमरी पास की। फिर उसके बाद एक साथ में एक गांव था, वहाँ से मिडिल का इम्तहान पास किया और उसके बाद एक हाई स्कूल में मैं चला गया। बड़ा हादसाती तौर पे गया था, लेकिन अल्लाह ने किया कि वो हादसा जो है वो अच्छा साबित हुआ और मैं वहाँ से मैट्रिक करके निकला। और उस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अगर मैं वहाँ न जाता तो शायद मैं ज़िंदगी के इस सफ़र में जिस तरह मैं चलता चलता यहाँ पहुँच गया हूँ, शायद ऐसा सफ़र दरपेश ना होता। सही। तो फिर ये हुआ कि पर उसके बाद मैट्रिक करने के बाद फिर मैंने अपने तौर से पढ़ना शुरू किया और साथ साथ काम करना भी। मैं पहले मुदर्रिस हो गया, टीचर जिसको कहते हैं। मैं पढ़ाता रहा हाई स्कूल में 5-6 साल और उसके बाद फिर मैं रेडियो में 1971 में मैं रेडियो में बहैसियत ड्यूटी ऑफिसर आया था। और उस ज़माने की बात है जब अभी कॉरपोरेशन नहीं बनी थी, रेडियो पाकिस्तान गवर्नमेंट का इदारा था, तो ड्यूटी ऑफिसर की बाकायदा एक पोस्ट होती थी और प्रेजेंटेशन सुपरवाइज़र उसको कहा जाता था। तो फिर मैं उसमें आया था। सर, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज़ मुदर्रिस जब आपने शुरू किया तो वो शोबा आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो छोड़ के इस तरफ आए, या वो भी कोई एक कोई हादसाती वो था सिलसिला? असल में होता ये है
शौकत के एक ज़माने में ये होता था कि हम पढ़ते रहते थे, मिडिल किया, मैट्रिक किया, एफए किया मिसाल के तौर पे, तो पढ़ रहे होते थे लेकिन पता कोई नहीं होता था कि हमने जाना किधर है। सही। वो एक ज़माने में यही था कि आप पढ़ लें और फिर जो भी नौकरी, जो भी मुलाजमत मिल जाए उसमें आप चले जाएं। तो इस तरीके से मैं टीचर जो है वो बन गया था। और फिर हादसाती तौर पे तो इधर नहीं आया, वहाँ ही था। तो मैं ने एमए कर लिया हुआ था जब मैं टीचर था। तो उसके बाद मैंने रेडियो में, अखबारों में, इश्तिहार में देख के मैंने इश्तिहार को, तो मैंने दरख्वास्त दे दी। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उन्होंने मुझे रख लिया। और फिर मैं जो मुदर्रिस का काम है वो छोड़ के, तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जेलम में मैं पढ़ाया करता था। तो वहाँ से फिर मेरी जो है सर्विस वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैं रेडियो पाकिस्तान में, और मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की है। सर, ये जो ड्यूटी ऑफिसर की जॉब थी उस वक्त, ये रेगुलर पोस्ट थी? जी हाँ, बिल्कुल रेगुलर पोस्ट थी। और ये उनको एक ज़माने में जब ये कॉरपोरेशन बनी थी, प्रेजेंटेशन सुपरवाइज़र से प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज़र कहा जाता था, जिसको आजकल सीनियर प्रोड्यूसर कहते हैं। सही। तो उसमें फिर तरक्की हो जाती थी, प्रोड्यूसर हो जाता था, प्रोड्यूसर से फिर सीनियर प्रोड्यूसर हो जाता था, उसको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र कहते थे। अच्छा, इसी तरह जो ड्यूटी ऑफिसर जब ये कॉरपोरेशन बनी, तो कॉरपोरेशन बनने के बाद ड्यूटी ऑफिसर की पोस्ट जो है प्रेजेंटेशन सुपरवाइज़र की वो ख़त्म हो गई। फिर हमें जूनियर प्रोड्यूसर बनाया गया, और फिर जूनियर प्रोड्यूसर से ख़ुद ब खुद, मतलब आज खुद तरक्की हो के तो हम प्रोड्यूसर हो गए थे। सही। तो ये सिलसिला जो है वो कितना चला? अब आगे आगे जो है वो फिर कहाँ तक गए? ये ऐसा हुआ कि 2 साल मैं ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे था। और उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर से प्रोड्यूसर बनने के लिए बाकायदा हेडक्वार्टर में इंटरव्यूज़ होते थे। तो काजी अहमद सईद हमारे डायरेक्टर जनरल थे, और एएफ कलीमुल्लाह, अल्लाह बख्शे, दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिसको हम डायरेक्टर प्रोग्राम्स कहते हैं, उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जनरल कहते थे, डीडीजी। तो ये सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में हमारा हेडक्वार्टर था। तो वहाँ पर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इत्तेफाक की बात है कि मेरे जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो हमीद आज़मी साहब थे, अल्लाह बख्शे, 2 साल हुआ है, अभी फौत हुए हैं, कराची चले गए थे रिटायरमेंट के बाद। तो वो भी उस इंटरव्यू में बैठे हुए थे। तो जब ये इंटरव्यू हो रहा था तो काजी सईद साहब ने और एएफ कलीमुल्लाह साहब ने पूछा हमीद आज़मी साहब से कि आपके दफ्तर में ये ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं, तो आप इनसे कोई बात पूछना चाहेंगे? तो कमाल के आदमी थे वो, अब्दुल हमीद आज़मी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं ये जानता हूँ कि मैं ड्यूटी स्टेशन डायरेक्टर हूँ। तो जब मैं सुबह कभी काम होता है तो मैं टेलीफोन करता हूँ ड्यूटी रूम में, कौन बोल रहा है? जी, शरीफ शाद बोल रहा हूँ। अच्छा जी। वो उनको काम बता दिया कि ये काम है। और उसके बाद दोपहर में मैं दफ्तर से फ़ोन करता हूँ, कौन बोल रहा है? जी, शरीफ शाद बोल रहा हूँ। तो मैं कहता था कि आप तो सुबह भी थे। तो कहने लगे कि दोपहर वाला ड्यूटी अफसर कोई नहीं आया, इसलिए मैं ड्यूटी रूम खाली नहीं छोड़ सकता, ड्यूटी रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। रात को मैं घर से फ़ोन करता था तो कि कौन बोल रहा है? जी, शरीफ शाद बोल रहा हूँ। तो मैं कहता था, आप तो सुबह भी थे, दोपहर में भी थे, ये क्या हो गया? कि जी, रात वाला भी कोई नहीं आया, तो मैं आप ड्यूटी रूम तो खाली नहीं छोड़ सकता। ये उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में, आप इसको सिफारिश कह लें, आप इसको मेरी कारकर्दगी कह लें, आप इसको मेरी ज़िम्मेदारी कह लें, वो उन्होंने ये फ़िक्रा कह दिया। और मेरे साथी जो मुझसे बहुत सीनियर थे, वैसे ही ड्यूटी ऑफिसर, 4-4 साल जिनकी सर्विस थी, 3-3 साल जिनकी सर्विस थी, एक आध जो थे वो 5 साल के भी थे, वो प्रमोट नहीं हुए थे। मैं समझता हूँ कि शायद आज़मी साहब के कहने पे, या शायद उन्हें मेरा काम को पसंद आ गया था, जिस वजह से उन्होंने ये कहा था, तो मैं प्रोड्यूसर हो गया। सर, इसमें यकीनन आपकी अपनी मेहनत जो है वो ज़रूर शामिल थी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह की जो चीज़ें बता रहे हैं। हमारे सुनने वाले जो अभी नए नए लोग जो है वो इस फील्ड में हैं, उनको यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। और मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरह की ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हैं, चूँकि मैं ख़ुद भी इस पोस्ट पे काम करता रहा हूँ, कर रहा हूँ,
और ये ज़िम्मेदारी जो है वो अगर इसको वाकई ज़िम्मेदारी समझ के निभाया जाए तो फिर इंशाल्लाह तरक्की भी होती है। और यकीनन मैं सुनने वालों को नहीं बताना चाह रहा था कि मैं खुद से बता दूं, आप एज डायरेक्टर प्रोग्राम जो है वो रिटायर हुए हैं, और यही यही जो आपकी मेहनत थी वो आपको जो है वो डायरेक्टर प्रोग्राम तक ले गई। आगे की जो है वो आप तफसील ज़रा खुद सुनने वालों को बताएं। फिर ऐसा हुआ कि मैं जब प्रोड्यूसर हो गया तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है पिंडी स्टेशन पे ही मुझे लगाया गया। और पिंडी स्टेशन में उस वक्त जो प्रोग्राम था देहाती भाइयों का जमहूर निवाज़, वो अब्दुल सत्तार साहब थे, हमारे एक साथी, मेरे सीनियर साथी थे, उनके पास था। तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई कराची। तो फिर वो प्रोग्राम जो है ये 1900, मैं बात कर रहा हूँ 1973 में मैं प्रोड्यूसर हुआ था, तो 74 की, ये 74 में फिर उन्होंने मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने या प्रोग्राम मैनेजर्स ने ये समझते हुए कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ की ज़ुबान जानता हूँ, मेरी मादरी ज़ुबान पठवारी है, तो इसलिए उन्होंने फिर जो पठवारी प्रोग्राम था जमहूर निवाज़ वो मुझे दे दिया। फिर मैं बहुत अरसा 1980 तक मैं जमहूर निवाज़ करता रहा। और इस दौरान कोई इलाके का कोई ऐसा गांव मैं समझता हूँ नहीं है जिसमें हमने प्रोग्राम ना किया हो, बड़ा गांव जो भी है। 15 दिन के बाद हम किसी गांव में जाते थे बाहर। प्रोग्राम के जो दोनों कंपियर्स थे, राजा साहब और अरशद महमूद थे, अल्लाह बख्शे, दोनों फौत हो गए, मिर्ज़ा साहब बनते थे तो वो हमारे साथ होते थे, पूरी टीम होती थी, इंजीनियर साहबान हमारे साथ होते थे। और वहाँ पर हम जाके उस गांव के मसाइल और वसाइल और सारी चीज़ें, कहाँ क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, और लोगों की ज़ुबानी हम पूछ के रिकॉर्डिंग किया करते थे। और कोई ऐसा बड़ा गांव मेरा ख्याल है पूरे रीजन में हमने नहीं छोड़ा। सो के गुजरात तक हम उस ज़माने में गए। शादीवाल में हमने एक मेला किया था, तो वहाँ पर भी, और इस तरह तलागंग में और अटक में और मरी में और कलर सईदा में और चकवाल में, और इस तरह के सारे इलाकों में, झेलम में, सारे इलाकों में हम गए, वहाँ से प्रोग्राम करते रहे। फिर अच्छा सर, ये इस प्रोग्राम में जो है वो ये प्रोग्राम आपने स्टार्ट आपने ही लिया, ये इस जमहूर निवाज़? जमहूर निवाज़ तो पहले से नशर हो रहा था ना, सही। प्रोग्राम जमहूर निवाज़ था। ये प्रोग्राम जो था वसने लैंड ग्राम, हम इसका नाम हमने रखा था, और हम जो गाँव जाने वाला प्रोग्राम है ये मैंने शुरू किया था। इससे पहले भी एक ज़माने में जब मैं अभी शायद रेडियो में नहीं आया था, तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, सैयद अख्तर इमाम रिजवी, वो भी जमहूर निवाज़ कुछ ज़माना करते रहे, और उस ज़माने में भी उन्होंने भी कुछ गाँव में जाके प्रोग्राम किए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया था दरमियान में, तो फिर हमने ये सिलसिला जो है वो मैंने शुरू किया था, और फिर ये कई साल चला। मैं 1980 में यहाँ से सीनियर प्रोड्यूसर होकर ट्रांसफ़र होकर तो खुशदार चला गया। तो उसके बाद जब मैं वापस आया साल के बाद, तो फिर मैं वहीं पे जमहूर निवाज़ ही मुझे दोबारा पीडी स्टेशन पे दिया गया, और फिर मैंने वो सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। तो ये चलता रहा, और इसीलिए लोग जो हैं वो जमहूर निवाज़ को और राजा साहब को और जो कैरेक्टर हैं और मुझे बैसियत प्रोड्यूसर, वो सारा इलाका, बल्कि जहाँ जहाँ रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी सुना जाता था, उस वक्त मीडियम एयर था, जहाँ जहाँ रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी सुना जाता था वहाँ तक सारी दुनिया हमें बाई फेस बाई नेम जानते थे। सही। अच्छा सर, इसमें एक करेक्टर है, अनपढ़ करेक्टर है, और वो उसमें नाम नहीं बताया जाता, वो लोगों में ज़्यादा मकबूल है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आया? ये ऐसा है कि ये जो थे ना, मुझसे पहले ये जो कैरेक्टर थे दोनों, ये चल रहे थे जमहूर निवाज़ में। और ये जो थे ना अख्तर जाफरी साहब, राजा साहब, ये हमें इन्होंने ये 1950 में जब रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी 1 सितंबर 1950 को शुरू हुआ, तो उसके 2.5 महीने बाद 15 नवंबर 1950 को ये देहाती भाइयों का प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से शुरू हो गया था, और उसका नाम था पिंडी देस। अच्छा। ये उस ज़माने में, उस वक्त ये इसका नाम पिंडी देस होता था? उसका पिंडी देस नाम था। और 1962 में ये अयूब खान के बादशाह के ज़माने की बात है, 1962 में इस प्रोग्राम का नाम जमहूर निवाज़ रखा गया था। उसके बाद अब तक वही नाम जो है वो चल रहा है। तो
वो जो प्रोग्राम था पिंडी देश, वो जब शुरू हुआ था तो पहले दिन से ये एक मतलब सोचा गया कि ये जो है दो कैरेक्टर होने चाहिए। एक गांव का अनपढ़ आदमी, सही। बुढ़ा आदमी हो, जाहिर किया जाए कि बूढ़ा है आवाज़ से, जी बिल्कुल। अपनी हरकतों से, और दूसरा जो है वो पढ़ा लिखा आदमी हालांकि होगा। उसमें बहुत यंग जो है वो लोग जी हाँ, प्रोग्राम में शामिल होते थे। बल्कि आप अंदाज़ा करें कि जो अख्तर जाफरी साहब थे, मरहूम राजा साहब जो थे, वो जब आप अंदाज़ा कर लेना कि जब वो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में पहले दिन से राजा साहब बन के बोले, तो उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी, ठीक है। और वो उस वक्त 20-60 साल के आदमी की आवाज़ बना के बोलते थे। सही। इतना इतना बड़ा आदमी था वो, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो वो उन्होंने ये दो कैरेक्टर होते थे, हमेशा से होते हैं, अब तक भी ऐसे ही हो रहे जी हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं समझता कि बाद में असल में होता ये है कि हालात बदलते रहते हैं। कुछ रेडियो के अपने हालात की वजह से कह लें, कुछ लोग जो हैं वो जाने वाले चले जाते हैं। अब सारी उम्र तो किसी ने रहना नहीं है, जी बिल्कुल। तो जो जाने वाले हैं वो चले जाते हैं। तो उसके बाद जो नई पौध आती है उसमें बाज़ औक़ात तो कोई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे नहीं भी मिल सकते। कुछ तरजीहात भी बदल जाती हैं। तरजीहात बदलती हैं, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो इसलिए फिर जब मैं सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे यहाँ था 1981 से, फिर मैं दोबारा पीडी स्टेशन पे था, तो 1986 में फिर मुझे रेडियो आज़ाद कश्मीर त्राड़खल ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1986 में फिर मैंने 3 साल रेडियो आज़ाद कश्मीर त्राड़खल में काम किया वैसे ही सीनियर प्रोड्यूसर। और उस दौरान भी मुझे आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे इलाके देखने का मौका मिला। कोटली तक, नकियाल तक हम लोग गए, और मुज़फ़्फ़राबाद तो खैर तो था ही था, तो मीरपुर का इलाका सारा। और ये अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं वापस आया 1988 में, तो उसके बाद फिर मुझे जमहूर निवाज़, मैं सीनियर प्रोड्यूसर था, तो मुझे जमहूर निवाज़ दोबारा दिया गया। इनका ख्याल ये था स्टेशन वालों का कि मैं चूँकि यहाँ का आदमी हूँ और यहाँ की ज़ुबान जानता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे बेहतर प्रोग्राम कर सकता हूँ। मैंने ये कोशिश की कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ उसको, जितनी चीज़ें सुनने वालों को दे सकूँ। और मुझे एक बात का यकीन है, तसल्ली है कि रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी ने इस खित्ते की ज़बान पठवारी को जितना प्रमोट किया, जितनी तरक्की दी, इतनी तरक्की किसी महकमे ने नहीं दी, किसी महकमे से नहीं हुई। और सकाफ़त में आप देखें, तहज़ीब में, सकाफ़त में जितनी तरक्की रेडियो पाकिस्तान ने हमारे इलाके को दी, इतनी तरक्की किसी और जितने, हालांकि रेडियो के पास ना कोई पैसे होते हैं, रेडियो के पास तो ना कोई ताकत होती है, सिवाय इसके कि माइक्रोफोन होता है, और उस माइक्रोफोन के ज़रिए रेडियो जो है वो बहुत ताकतवर होता है। लेकिन सर, अब आपने जो एक काम किया है, यकीनन उससे जो है वो रेडियो को मज़ीद जो है वो दवाम मिलेगा, और मुझे बहुत खुशी है। और इसी वजह से मैं चाह भी रहा था कि मैं आप से बात करूं, आपका इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर जाए, और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान से ये जो आपने सिलसिला शुरू किया कुरान करीम का पोठवारी में तर्जुमा, ख़याल कैसे आया? ये तो बड़ी अजीब बात है कि मैं शुरू में, चूँकि मेरे जहन में ये बात थी कि मुझे पठवारी, अब मैं चूँकि सर्विस में नहीं हूँ तो मेरे पास टाइम है, तो मुझे पठवारी ज़बान के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने, जब मैं सर्विस में था, तो मैंने एक पठवारी की पहली लुगात तरतीब दी थी, मेरे पास और वो 2008 में मेरी रिटायरमेंट के 1 साल बाद वो मुझे छपवानी पड़ी, और मैंने छपवा दी, वो छप गई। उसके बाद फिर मैं काम करता रहा, लगा रहा, तो कुछ और काम भी था। तो आप ये कहें कि मैं सोचा पहले मैंने कि जो सही बुखारी है, अपने इमाम बुखारी की जो अहादीस की किताब, साहिस्ता में से, हाँ जी, अहादीस की किताब जो है, उसको मैं उसका पठवारी में तर्जमा करूँ। मैंने ये सोच के तो वो काम शुरू कर दिया, अहादीस का तर्जुमा। कोई 200-250 तकरीबन मैं कर चुका था तर्जुमा अहादीस का।
तो मेरे जहन में ये बात आई कि, और ये मेरा ईमान है कि ये जहन में भी उस खुदाए पाक ने मेरे जहन में डाली ये बात। तो मैंने कहा कि ये तो 7,000 से भी ज़्यादा अहादीस हैं, तो बड़ा टाइम है इसके लिए चाहिए, बड़ा लंबा काम है, और पता नहीं ज़िंदगी कितनी होती है कितनी नहीं होती, तो दरमियान में कहीं ये रह जाए तो मुकम्मल ही ना हो सके। ऐसे सही, मेरे जहन में ये बात आई। सही। तो क्या ऐसा नहीं कि मैं कुरान पाक का तर्जमा जो है वो उठवारी में करूं? सुभान अल्लाह। मेरे जहन में ये बात आई। फिर मैंने बच्चों से भी, इनकी वालदा अल्लाह बख्शे अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी थी, तो उनसे भी बात की। तो मैंने कहा कि ये मेरा दिल करता है कि मैं कुरान पाक का तर्जमा जो है वो, तो फिर उन्होंने कहा इसमें तो मतलब कोई दूसरी राय नहीं हो सकती बिल्कुल। कि ये इतना अच्छा काम है। तो खैर बहरहाल मैंने फिर ये किया कि मैंने अल्लाह का नाम लेके 2016 में जो रमज़ान शरीफ आया, उस रमज़ान शरीफ में मैंने 27वीं रमज़ान को, 27वीं शब को मैंने ये काम शुरू किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिन जो है वो आपने चुना। हाँ जी, मैंने ये सोचा कि अब कुरान का मामला है, और कुरान भी उसी रात को नाज़िल होना शुरू हुआ है, तो मुझे यहाँ से, और ये जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये मैंने सोफ़े का ये जो पीस है ये मैंने सिलेक्ट किया, और सामने मेरे मेज़ होता था। और सर, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। हाँ, मेरे लिए तो मेरा मुंह जो है वो किबला की तरफ होता था। मैं कोशिश करता था कि मेरा मुंह किबला की तरफ हो, और मैं फिर यहाँ बैठ के तो मैं लिखा करता था। और फिर ये हुआ कि ये मैंने शुरू किया, गालिबन जुलाई था, मुझे अगर याद पड़ता है तो, रमज़ान शरीफ जिसमें मैंने शुरू किया था 2016 में। तो उसके कुछ अरसे बाद ही, 5-6 महीने बाद ही, मेरी अहलिया जो है वो बीमार हो गई। तो उनको फिर अस्पताल में लेके जाना, कभी एक अस्पताल कभी दूसरे अस्पताल, बड़ी अजीब सी बीमारी थी उनकी। तो वो 6 महीने इस काम में लग गए, और सारा घर जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। ज़ाहिर है अब बंदा बीमार हो तो ये होता है। तो वो 6 महीने वो गुजर गए। मैंने 6 महीने वो काम कोई नहीं किया। मैं उनकी तीमारदारी में, उनकी देखभाल में, उनको कभी अस्पताल लाने में, कभी ले जाने में, कभी इस तरह ही लगा रहा। परेशानी थी, तो बच्चों को भी परेशानी थी। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो फिर मैं कोई डिस्टर्ब हो गया, सारा घर ही डिस्टर्ब हो गया। तो 6 महीने मज़ीद मैं काम नहीं कर सका। सही। मतलब आप ये समझ लें कि 1 साल तकरीबन मैंने दरमियान में काम कोई नहीं किया। मैंने ये कोई 10-11 पारे हो चुके थे जब मैंने ये काम रोक दिया था, जब रुक गया था ये काम। सही। फिर मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेना ही चाहता है, तो मुझे ये काम जो है ये तो खुदा का काम है, खुदा की तरफ से दिया हुआ काम है, तो ये मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा, आप ये समझ लें कि तकरीबन साल दरमियान में वक्फ़ा आया, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा इसको काम शुरू कर दिया। फिर दरमियान में जब हो गया तो उसमें भी ख़ासा वक्त लगा। फिर उसके बाद उसको टाइप कराना उससे जो है कंप्यूटर से, जी। वो भी बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा लंबा काम था। वो हमारे दोस्त हैं मदर इकबाल, वो मेरे पहले 2-3 किताबें मेरी जो है वो पटवारी की वो कंपोज कर चुके थे। तो मैंने उनसे ही कहा कि आप ही ये काम करें। और जो प्रिंटर्स थे लाहौर में, उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि किस तरह की, तो उन्होंने बताया कि इसको उनको कह दें, वो समझ जाएंगे। उनको कह दें कि मुझे तो पता नहीं है कंप्यूटर का, कि इन पेज में उसको करें। जी, जी। तो खैर बहरहाल मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा वो ये कह रहे हैं कि इन पेज में इसको टाइप करना है। सही। तो खैर वो करते रहे। वो भी बड़े थोड़े से पहले शुरू में बड़े ये समझ लें कि उन्होंने दिल नहीं रखा। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, और बड़ा ही ये असल में मुश्किल से भी ज़्यादा बारीक काम है, बारीक काम है। कि आपको एक लफ्ज़, एक एराब की भी गलती नहीं होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। बाकी किताबों में तो गलती हो जाए तो खैर है, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी तो रिस्क लिया जा सकता है, इसमें रिस्क भी नहीं है। कुरान में रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो खैर फिर मैंने बहरहाल मैंने ये किया कि उन्होंने कंपोज़ किया। उसमें भी कुछ साल एक लग गया उनके कंपोज़ करने में भी। फिर उसके बाद हमने अगला जो मरहला था वो उसको डिज़ाइन करना कहते हैं, वो डिज़ाइनिंग का था। तो डिज़ाइनर हमें यहाँ पर कोई नहीं मिला। कोई पिंडी में कोई डिज़ाइनर काम का नहीं था, ना कोई प्रिंटर काम का था। फिर हमने प्रिंटर भी और
डिज़ाइनर भी वो लाहौर का लिया हमने। सही। एक लाहौर के डिज़ाइनर से बात की, वहाँ एक हमारे जो रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम मैनेजर हैं, हमारे दोस्त हैं लाहौर में, हाफिज़ हिफ्ज़ुर्रहमान। जी जी बिल्कुल। हाफिज़ हिफ्ज़ुर्रहमान से मैंने कहा, हमारे साथ यहाँ रहे हैं, बड़े अच्छे कमाल के आदमी हैं, जी बिल्कुल। ख़ुद हाफ़िज़ कुरान है। माशा तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाफ़िज़ साहब कोई ऐसा बंदा ढूंढ के दें जिसका कोई कुरान पाक के छापने का या छपाने का तजुर्बा हो, सही। ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकेगा। उनके एक जानने वाले टाकर थे जो रेडियो में आते थे, तो ज़फ़र इकबाल साहब उनका नाम है, वो भी हाफ़िज़ कुरान है। तो उन्होंने उनको बुलाया, उनसे बात की, मुझसे टेलीफोन पे बात कराई। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप ये अगर काम ज़रा मुश्किल है, मुझे तो पिंडी रहना पड़ेगा, और आप लाहौर में हैं, तो लाहौर में अगर आप थोड़ा सा लुक आफ्टर करेंगे तो ये अल्लाह करेगा। उन्होंने कहा जी मैं इससे पहले एक कुरान पाक अपने तर्जमे वाला छपवा चुका हूँ 10-12 साल पहले, माशाल्लाह। तो मुझे इसका तजुर्बा है थोड़ा सा। सही। तो मैंने कहा बस अपना तजुर्बा जो है वो काम लगाएं। तो सही। खैर फिर बहरहाल उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो बार बार डिज़ाइनर से बात करते रहे, करवाते रहे मेरी, बार बार प्रिंटर से बात करते रहे। तो डिज़ाइनर जो है वो, उसने जब डिज़ाइनिंग शुरू की तो उसने मुझसे कहा कि जी आधे पारे से ज़्यादा एक दिन में नहीं हो सकता, सही। तो ये 2 महीने लगेंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कर सही। दें, अब जब काम करना ही है तो महीना लगे या 2 महीने लगे। अच्छा, वो भी कोई कमाल का आदमी था। वो जब उन्होंने शुरू किया ना, डिज़ाइनिंग शुरू की, तो तरीका ये था कि रात को वो डिज़ाइनिंग करते थे। डिज़ाइनिंग से मुराद ये है कि तिलावत कलाम पाक की ठीक है। आयत और नीचे उसका तर्जमा, ठीक है। जैसे उर्दू के तर्जमे आपने देखे हुए जी हैं, जी ऐसे, बिल्कुल। फिर आयत, फिर उसका नीचे पटवारी में तर्जमा, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग है। तो वो ये करते रहे, और पहले उन्होंने ये किया कि रात को वो करते थे, और सुबह आधा पारा मुझे व्हाट्सएप करते थे मेरे मोबाइल पे। ठीक है। फिर वो मैं सारा दिन बैठ के उसको पढ़ के चेक करता था। प्रूफ रीडिंग। हाँ जी, प्रूफ रीडिंग आप कह रहे हैं। पहली प्रूफ रीडिंग तो मदर साहब वाली थी, दूसरी ये थी। ठीक है। अब उसमें जो गलतियाँ निकलती थी, फिर भी वो गलतियाँ मैं फिर मेरे पास मैंने एक अपने तौर से एक चार्ट बनाया, जिसमें ये लिखा कि ये सूरत कौन सी है, आयत नंबर कौन सी है, और आपने क्या लिखा है, और लिखा हुआ होना क्या चाहिए, सही लफ्ज़ क्या है। सही। ये मैंने चार्ट बना के, तो सारा दिन में जब आधा पारा वो पढ़ के, तो मैं उस चार्ट पे गलतियाँ नोट करता था, और ठीक है। शाम को फिर मैं उनको व्हाट्सएप करता था वो गलतियाँ, सही। कि ये गलतियाँ हैं इस आधे पारे में। सही। तो फिर वो रात को वो गलतियाँ दुरुस्त करते थे, सही। अगले, और आधा पारा वो भी करते थे। वो इत्तेफाक देखें कि उस बंदे को भी कोई अल्लाह ताला जब कोई इस तरह के काम करा रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। बिल्कुल। 2 या 3 दिन गुजरे थे कि एक दिन मैं सुबह जब देखने लगा नमाज के बाद, तो देखा तो एक पूरा पारा आया हुआ है। पहले उन्होंने कहा था आधा पारा रोज़ होगा, सही। एक पूरा पारा आया हुआ है। तो मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा। खैर अगले दिन फिर मैंने कहा देखा तो पूरा पारा आया हुआ है। तो सही। फिर मैंने ज़फ़र साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ज़फ़र साहब ये तो एक पारा आना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा उस बंदे को कोई लुत्फ़ मदद आता मिल। होगा, अल्लाह ताला की मदद उसके शामिल हाल है, तो वो एक पारा रात को कर लेता होगा। सही। खैर बहरहाल फिर ये हुआ कि हर रोज़ एक पारा आता था, और मैं सारा दिन बैठ के उस पारे में से गलतियाँ नोट करता था, सुभान अल्लाह। ठीक करता था। खैर अल्लाह ने किया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद प्रिंटर का काम, फिर प्रिंटिंग का बड़ा मुश्किल काम है, प्रिंटिंग भी ज़ाहिर है जी बिल्कुल। कोई। फिर उसके बाद बाइंडिंग, बाइंडिंग जो है वो भी, उसमें भी बड़ा अजीब काम है। हमारे दोस्त थे, अल्लाह बख्शे फ़ौत ही हो गए हैं, हमारे साथी अब्दुल हफीज़ साहब। माशाल्लाह। अल्लाह पाक अब्दुल गनी हफीज़ की साहब रहमत करे। गरीक रहमत कर ले अल्लाह पाक, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो एक दिन तो उन्होंने मुझे कहा कि उनसे कहें कि ये जो करते हैं ना बाइंडिंग, ये एक एक वर्क बाइंडिंग करें। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा हफीज़ साहब एक एक वर्क कैसे? उन्होंने कहा बस आप उनको कह दें, आपको नहीं समझ आती है, आप उनसे कहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उनका रोज़ का काम है। मैंने सही। कहा अच्छा ठीक है। वो इत्तेफाक देखें कि मैंने उनसे कह दिया, मैसेज कह दिया, मैंने कहा जी वो कहते हैं कि बाइंडिंग जो है वो एक एक वर्क होगी।
तो उनका जवाब आगे से उनका ये आया कि जी बिल्कुल एक एक वर्क ही होगी, फिक्र ना करें। अगर एक एक वर्क न करें तो उखड़ जाता है कुछ अरसे के बाद कुरान पाक, उसका कुछ सिस्टम है ना बाकायदा बाइंडिंग का। जी जी। तो वो खैर बहरहाल उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बड़े खूबसूरती से उन्होंने बाइंडिंग की, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो ये सारा काम करते हुए आप ये देखें कि चौथा साल भी गुजर गया और 4.5 साल हो रहे थे पिछले साल रबीउल अव्वल में। तो रबीउल अव्वल में मेरा दिल था, महीने 2 महीने पहले से मैं उनको तैयार कर रहा था ज़हनी तौर पे कि रबीउल अव्वल के महीने में ये मुझे मिल जाना चाहिए। हमने कुरान पाक का काम जो शुरू किया था मैंने, वो रमज़ान शरीफ में था, सही। तो ये हमें मिल जाए अगर तो एक मुबारक महीने में। बिल्कुल। तो वो भी हर लगे हुए थे, वो काम लगे रहे। तो इत्तेफाक देखें कि जिस दिन 11 रबीउल अव्वल थी, सही। तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था किसी काम से, रेडियो वालों ने बुलाया हुआ था। तो मैं वहाँ से वापस आ रहा था शाम को इस वक्त तकरीबन, तो टेलीफोन आया उनका, एक कोई नंबर आया, कोई टेलीफोन आया। तो उन्होंने कहा जी आप शरीफ शाह साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आप अपने घर का पता लिखाएं। सही। मैंने पता लिखा दिया। मैंने कहा क्या करना है? कहने लगे वो आपको आपके कुरान पाक के पैकेट आए हुए हैं तो वो भिजवाने हैं। यहाँ से कोई ट्रक जो के अड्डे वाला जो बंदा था ना, वो मुझसे नंबर ले रहा था, वो घर का पता ले रहा था। मैंने पता लिखा दिया। तो यहाँ जब मैं घर पहुँचा, आप अंदाज़ा करें कि 12 रबीउल अव्वल की रात शुरू हो गई थी। तो वो पहली जो किस्त थी 480 कुरान पाक के 480 नुस्खों की, वो मेरे घर आ गई थी। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला के काम हैं, ये वो ख़ुद ये करता है। हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं होता, हमारे ज़िम्मे कोशिश करना होती है और कोशिश भी वो खुद कराता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये हुआ कि अल्लाह ताला ने वो काम मुकम्मल कर दिया 4.5 सालों के अरसे में। यानी 4.5 साल लगे आपको हाँ इसका जी, तमाम इसको कंप्लीट करने में। 4.5 साल पूरे लग गए। जिस दिन मैंने लिखना शुरू किया था उस दिन से लेके, तो जिस दिन कुरान पाक के नुस्खे हमारे घर पहुँचे उस दिन तक 4.5 साल हो गए थे। इसमें जिन जिन लोगों ने आपके साथ जो है वो कंट्रीब्यूशन की, जो ख़ास लोग कौन कौन? कंट्रीब्यूशन आप ये कहें कि बराह रास्त कंट्रीब्यूशन तो किसी ने नहीं की। एक तो मैंने लिखने वाला पहला काम तो मैंने किया ना, उसके बाद फिर कंपोज करने वाले ने, कंपोज़र ने कंपोज़ किया, मज़हर इकबाल साहब थे। फिर उसके बाद डिज़ाइनर थे लाहौर के, फिर उनके बाद प्रिंटर थे। वो फिर वहाँ प्रिंटिंग में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, फिर बाइंडिंग कर रहे हैं, फिर मैं दोस्तों के हवाले से बात कर, दोस्त जो हैं वो सारे ही मेरे, जिन्होंने साथ हेल्प की। हाँ हेल्प कोई किसी ने कोई नहीं की। बच्चों ने, हमारे बच्चों ने ये आप ये कहें कि एक तो जो जिसको कहते हैं मॉरल सपोर्ट दी, जी और बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी आप जो जो करना चाहते हैं आप कर लें, सही। पैसों को भी छोड़ दें, आप टाइम को भी छोड़ दें, ये सब कुछ आप पे है, सही। आप करें और जो जो आपका काम होता जाएगा हमें खुशी होगी। और अब भी बच्चे जो हैं वो अब भी इस काम पे लगे हुए हैं कि वो बेटे कहते हैं कि किसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि आपका जो ये कुरान पाक का नुस्खा है ये हरमैन में वहाँ पहुँचा दिया जाए, किसी तरीके से कोई सरकारी तौर पे वहाँ पहुँचे। ताकि इस वक्त मेरा बेटा बता रहा था कि जो हमारी इंटरनेट कहता है, वो ये कहता है कि इस वक्त हरमैन में 114 ज़बानों के तर्जुमों के कुरान पाक मौजूद हैं। सही। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह करे 115वां जो है वो हमारा भी उसमें शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह कोशिश अपनी है, अल्लाह करेगा हो जाएगा सर इंशाअल्लाह। अभी तो रेडियो पाकिस्तान में भी जो है वो शुरू हो गया है ये तर्जुमे के साथ। जी हाँ, वो ये हुआ कि जब ये सारा कुछ हो गया ना, जब बन गया, छप गया, तो फिर एक इदारा है अल फजर ट्रस्ट, जिनका काम ही दीनी इदारा है, जिनका काम ही कुरान की इशाअत है। वो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वो आए यहाँ पर हमारे घर में बैठ के। तो उन्होंने कहा कि जी हम ये करते हैं कि कुरान पाक के जो तराजम हैं इलाकाई ज़ुबानों में, वो हम छापते हैं और छपवा के रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और वो रिकॉर्डिंग जो है फिर मुतलका स्टेशनों को, रेडियो स्टेशनों को देते हैं नशर करने के लिए। तो आपकी जो है, हम चाहते हैं
कि आपका जो काम है, क्योंकि आपने ख़ुद लिखा हुआ है, आप ख़ुद ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्ड करा सकते हैं। आवाज़ तो आपकी वैसे ही रेडियो की अप्रूव्ड आवाज़ है, आवाज़ का तो मसला नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे खुशी होगी कि मैं अगर मेरी अपनी आवाज़ इस काम के लिए लग जाए। फिर उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था वहाँ पर एक स्टूडियो है दावा एकेडमी में, वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर एक टेक्नीशियन थे जो ये रिकॉर्डिंग करते थे मेरी। मैं हर रोज़ जाता था, मैं हफ्ते में 2 दिन, सही। तो और कोई 2-1 घंटे मैं वहाँ होता था। तो मैं कोशिश करता था कि एक पारा जो है वो मैं रिकॉर्ड उसका तर्जुमा रिकॉर्ड करा दूँ। वो फ्लैट रिकॉर्डिंग थी, सीधी सीधी, सही। जो मैंने लिखी हुई थी या जो छपी थी उसको पढ़ना कुरान होता पाक था। में, उसको पढ़ के रिकॉर्डिंग करना थी। सही। तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने करवाई। और फिर ये हुआ कि वो अलफजर वाले जो यहाँ आए थे हमारे दोस्त, वो एक नदीम साहब थे, नदीम ख़ान, और एक मुस्तफ़ा साहब उनके भतीजे हैं, वो सही। दोनों यहाँ आए थे। तो फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जी जी। तो रिकॉर्डिंग जब हो गई तो रिकॉर्डिंग जो है वो फ्लैट रिकॉर्डिंग थी, सीधी सीधी। फिर उसको एडिटिंग करना, फिर उसको डबिंग करना, फिर उसकी मिक्सिंग करना जी कि बिल्कुल। एक आयत उसके बाद उसका तर्जमा, तर्जुमा। फिर अगली आयत फिर उसका तर्जमा, सही। अगली आयत उसका तर्जमा। जी इसको वो एडिटिंग और मिक्सिंग और डबिंग जी कहते जी हैं। बिल्कुल। वो की उन्होंने। और उस दौरान भी ये जो अलफजर वाले हैं ये हमारे साथ रहे, और बल्कि उन्हीं की कोशिशों से ये सारा हो रहा था। फिर रिकॉर्डिंग हो गई। फिर अब ये हुआ है कि जब वो रिकॉर्डिंग हो गई और वो मिक्सिंग भी हो गई, सही। डबिंग भी हो गई, तो 10 पारे जब हो गए तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब 10 पारे मुकम्मल हो गए हैं, अब आप हेडक्वार्टर से बात करें। और हेडक्वार्टर वाले जो हैं वो फिर, क्योंकि इससे पहले हेडक्वार्टर वाले 8 ज़ुबानों की इजाज़त दे चुके थे, सही। तो फिर ये हमारी जो है ये नामी ज़ुबान थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि इसका भी एक ऑफिस आर्डर करा दें। तो फिर उन्होंने यहाँ से फ़खर अब्बास साहब हैं जो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी वाले, जी। इन्होंने एक लेटर, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने खैर मेहरबानी करते हुए एक लेटर लिख दिया, और उसके जवाब में वहाँ से अप्रूवल आ गई कि अब आपको इजाज़त है इसको नशर करने की। जब ये इत्तेफाक देखें कि ये रेडियो कोई अगस्त के आखिर में ये तैयार हो गई थी रिकॉर्डिंग जो है 10 पारे। जी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि बल्कि फ़खर साहब से भी मैंने कहा, और हेडक्वार्टर में भी, कि रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी जो है वो 1 सितंबर को आने आया था 1950 में। सही। तो मेरी ख्वाहिश है कि 1 सितंबर आ ही गया, तो इसको 1 सितंबर से शुरू कर दिया जाए। सही। वो एक सिंक्रोनाइज दोनों डेट्स हो जाएंगी, 1 सितंबर 1950 और 1 सितंबर 2021। सही। तो फिर खैर उन्होंने मान लिया, उन्होंने आर्डर भी कर दिए कि ये 1 तारीख से नशर हो जाएगा। और 1 सितंबर से अल्लाह का करम हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से तकरीबन वो 15 मिनट का प्रोग्राम होता है, 14 मिनट का, 13 मिनट का, 15 मिनट का, जो उसमें। अच्छा, इत्तेफाक देखें, जो बात आपको हमारे सुनने वालों को बताने वाली है वो ये है कि वो नदीम साहब जो थे वो मर्दान में रहते थे। जी। तो वो रोज़, तकरीबन रोज़ मुझे 1 या 2 टेलीफोन करते थे। हाँ जी, अब क्या हुआ जी, अब क्या हुआ, अब कहाँ पहुँच गया काम, अब कहाँ पहुँच गया। अब जब उसके उनके होते हुए, जब उनके मतलब शुरू हो गया ये सही। 1 सितंबर को, जी। और उसके कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अजीब इलैहि बात राजिऊन। है, अजीब अल्लाह ताला का निज़ाम है। और वो इतने खुश कि हमारी जो नामी ज़ुबान है उसकी भी ब्रॉडकास्ट शुरू हो गई है। सही। तो बड़े खुश वो। बल्कि मेरे साथ आजकल उनका जो चल रहा था काम वो ये था, वो कह रहे थे कि पहाड़ी ज़ुबान जो है उसका तर्जुमा मंगवाएं और उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं। सही। तो पहाड़ी ज़ुबान का तर्जुमा जो है वो यहाँ नहीं है, वो मकबूजा कश्मीर में है। सही। तो फिर मैंने, हमारे एक दोस्त है राशिद अब्बासी साहब से मैंने कहा कि वहाँ से मंगवाएं।
तो वो नदीम साहब रोज़, अल्लाह बख्शे अब तो बहुत हो गए, रोज़ मुझे टेलीफोन करते थे, कहते थे क्या हुआ जी वो पहाड़ी ज़बान का क्या हुआ, आपका तो काम शुरू हो गया, अल्लाह ने किया, अब पहाड़ी ज़बान भी करना चाहिए। तो वो अल्लाह ताला के काम देखें, अल्लाह बख्शे उनको कि वो अभी यकम सितंबर के बाद जब हमारी ये ब्रॉडकास्ट शुरू हो गई तो उनका इंतकाल हुआ। बड़े खुश थे वो। तो अब उनके जो भतीजे हैं मुस्तफ़ा साहब, वो हैं हमारे साथ, उनसे रब्ता रहता है। सही। तो अभी आगे अभी ये सिलसिला जारी है? हाँ जी, वो इस तरह है ना कि 10 पारे मुकम्मल हो गए ना, ये एक पारा जो है ये तकरीबन 9 दिन चलता है। सही। तो ये 10 पारे जो हैं ये तकरीबन 90 दिन ये चल जाएंगे, 3 महीने ये चल जाएंगे। इस दौरान 10 पारे और तैयार हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह वो चलना शुरू होंगे तो 10 पारे अल्लाह ने किया तो 10 पारे अगले भी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह 200 तकरीबन 270 दिनों में एक सर्कल जो है मुकम्मल हो जाएगा कुरान पाक का। 270 दिन लगेंगे, 9 महीने आप कह लें, 9 महीनों में ये एक कुरान पाक मुकम्मल जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह आपने इस जितनी भी मालूमात दी और ख़ास तौर पर कुरान करीम के हवाले से अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया और वो यकीनन अपने बंदों को चुन लेता है ऐसे कामों के लिए, और आपसे ये काम लिया, आपसे ये काम करवाया। मैं तो चाहता था कि आपसे मज़ीद भी बातें करूं, लेकिन वक्त की कमी के बायस मुख्तसरन अपने जो फैमिली है उस हवाले से बता दें। और ख्वाहिश यकीनन मेरे ख्याल में आपकी पूरी हो चुकी है। ख्वाहिश जो है वो कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और ख्वाहिश क्या होगी। बिल्कुल कि एक आदमी को इतना इतना अल्लाह पाक ने एजाज़ दे दिया, बिल्कुल, इसमें तो इससे ज़्यादा और ख्वाहिश क्या होगी। इससे बड़ी ख्वाहिश तो हो नहीं सकती कोई। तो कोई नहीं होती। बच्चे जो हैं वो अल्लाह का करम है, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं और वो अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं और ठीक ठाक हैं, अल्लाह का करम है। कोई भी ऐसा कोई मसला जो है जो छोटे मोटे मसाइल ज़िंदगी के तो ज़िंदगी के साथ रहते हैं, लेकिन ये कि ये भी अब तो ये है कि सिर्फ ये भी अपनी माँ को महसूस करते हैं कि कमी। मैं ख़ुद अपने घर में रहते हुए अब ये था कि हमने एक कोई पिछले 10-11 साल पहले एक घर बनवाया था वहाँ गांव में। तो इनकी अम्मी जो है वो कहा करती थी कि अब आप रिटायर हो गए हैं तो अब हम घर जाएंगे, वहाँ रहा करेंगे। तो बस वो अल्लाह ताला के काम है ना उनको टाइम मिल सका ना हमें टाइम मिल सका। बस वो घर जो है वो मौजूद रहते हैं, लेकिन लोग चले जाते हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो इसी तरह है। बिल्कुल, ये ज़िंदगी का सफ़र है और ये जारी रहता है। इसमें मतलब कोई ज़िंदगी का निज़ाम है ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इस निज़ाम जो है वो उसने अपने हाथ में रखा हुआ है और उस निज़ाम से हम आगे पीछे नहीं हो सकते। सही, बिल्कुल सही। सर आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह करे कि आपका ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो इसी तरह खुशियों भरा रहे और इसी तरह जारी व सारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी आपकी शौकत, बहुत शुक्रिया। बहुत तफसीली आपसे मुलाकात भी हुई, आपसे बात भी हो गई। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।